Hello students, today we are going to start our new chapter of science and that is combustion and flame. And this is video number first. So before starting this chapter, we are going to know about this chapter through introduction of this chapter. So in this chapter we will study about the combustion कि combustion होता क्या है। तो देखिएगा हिंदी में बताया जाए तो combustion का मतलब होता है दहन। ठीक है, उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। Then we will study about the ignition temperature, inflammable substances and controlling fire. ओके, तो इग्निशन टेम्परेचर देखिएगा वो मिनिमम टेम्परेचर जिसकी वजह से किसी चीज़ में आग लगती है उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। वहीं पे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो वस्तुएं होती हैं जो जल्दी से और बड़ी आसानी से आग पकड़ लेती है। यानी कहने की बात यह है ऐसी वस्तुएं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है वो आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द कंट्रोल फायर। ये देखिएगा आग लग गई तो अब वो जो आग है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है अगर हम उसको प्रॉपर ढंग से यूज़ करें, लेकिन अनजाने में किसी ऐसी जगह आग लग गई जहाँ पे नहीं लगना चाहिए तो फिर उस आग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबशन की जो ये दहन होता है ये कैसे कैसे तरह का होता है। तो देखिए दो तरह का होता है बेसिकली। पहला है रैपिड कंबशन और दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट हमको ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन उन्हीं के लिए है। देन कम्स द एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन जो होता है धमाका होता है। ठीक है, तो कोई चीज़ें जलती हैं तो कुछ चीज़ धमाके के साथ जलती हैं, तो हम धमाके के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो लौ होती है जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें से आप देखते हैं लौ निकलती है। तो ये जो लौ होती है उसे ही हम फ्लेम कहते हैं। जैसे गैस का चूल्हा जलाते हैं तो वो नीले रंग की आपको रोशनी दिखाई देती है तो वो नीले रंग की फ्लेम है। मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती के ऊपर भी वो येलो कलर का जो एक आप आग का हिस्सा देखते हैं तो वो फ्लेम होता है। तो जो फ्लेम होता है इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। देन कम्स फ्यूल। तो फ्यूल के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ईंधन होता है जो कि बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कुछ खास तरह के फंक्शंस को कैरी ऑन करने में। देन कम्स फ्यूल एफिशिएंसी। तो देखिएगा हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे कि भाई फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि ईंधन का मैक्सिमम उपयोग किस तरीके से किया जाए कि उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई पूरी एनर्जी को हम यूज़ में ले सकें। यानी कहने की बात यह है कि अधिकतर हम जितनी भी चीज़ें फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर से शायद 20 से 25% ही हम उस फ्यूल का यूज़ कर पाते हैं। बाकी 75 तो किसी ना किसी दूसरी यानी एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाती है। तो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। देन एट लास्ट बर्निंग फ्यूल एंड इट्स हार्म, कि लास्ट में हम पढ़ेंगे कि भाई फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह के कामों के लिए। तो जब फ्यूल बर्न होता है तो देखिएगा बहुत सारे आपके हार्मफुल गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उनसे होने वाले नुकसान के बारे में भी पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंबस्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। We use many fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, CNG, LPG, etc. for different purposes. तो देखिएगा हम बात करें ईंधन की तो बहुत सारे अलग अलग तरह के ईंधन का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गाय के गोबर से बने हुए उपले हों, लकड़ी हो, कोयला हो या चारकोल हो। चारकोल जो होता है लकड़ी से बनाया जाने वाला आर्टिफिशियल कोयला होता है, ठीक है, जो इंसान बनाता है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी ये सब अलग अलग तरह के आपके फ्यूल्स हैं जिसको इंसान अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ में लेता है। जैसे कि हम बात करें डीजल हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया या सीएनजी हो गया, इनका हम कई बार ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे इंडस्ट्री में आपके डीजल का और सीएनजी का बड़ा यूज़ होता है या फिर कोल या चारकोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे डोमेस्टिक यूज़ की बात करें घर में हम काऊ डंग का, वुड का, कोल का और इसके साथ साथ
आपके एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने और दूसरे कामों के लिए, पानी गर्म वगैरह करने के लिए। ऐसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यानी कि बिजली पैदा करने के लिए हम कोयले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ईंधन हमारे अलग अलग काम आते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फ्यूल बर्न्स एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो अधिकतर जितनी भी आपकी फ्यूल्स होती हैं वो जलती हैं और जलने पर आपको एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिस ऊर्जा को आप अपने उपयोग के हिसाब से ढाल लेते हैं और इस्तेमाल में लेते हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ ए केमिकल प्रोसेस। और ये जो ईंधन जलता है ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये केमिकल प्रोसेस होता है। तो देखिएगा हमने इससे पहले पिछले से पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा था, जिसमें चीज़ें जलती हैं तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हैं, ठीक है। मेटल नॉन मेटल वाले केस में हमने पढ़ा था। तो देखते हैं आगे। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। तो देखिएगा ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई वस्तु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, यानी कि उसके साथ रासायनिक प्रक्रिया से होकर के गुजरता है और बदले में हीट प्रोड्यूस करता है, आपका कंबस्टन कहलाता है, ठीक। तो कंबस्टन क्या है, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो है ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करता है और परिणाम स्वरूप हीट प्रोड्यूस करता है यानी गर्मी पैदा करता है, कंबस्टन कहलाता है। तो देखिएगा कंबस्टन का मतलब होता है दहन। तो आप लोगों ने देखा होगा हिंदुओं में एक संस्कार होता है, किसी व्यक्ति को मरने के बाद उसको उसका दाह संस्कार किया जाता है, जिसमें उसका शरीर का दहन किया जाता है, यानी उसको जलाया जाता है। तो कंबस्टन को आप जलाने के पर्पज से बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कंबस्टन में हो सकता है चीज़ें जलें और हो सकता है ना जले, ठीक। तो इसके मैं एग्जांपल भी बहुत बढ़िया सा दूंगा आपको भी। द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबस्टन इज कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस और फ्यूल। तो देखिएगा ऐसी कोई भी वस्तु जो कि कंबस्टन की प्रक्रिया से होकर गुजरता है, यानी कि इस रासायनिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है जिसमें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गर्मी पैदा करता है, ठीक है, इस तरह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल, ईंधन कहते हैं, ठीक। इन कंबस्टन सब्सटेंस ग्लोज एंड प्रोड्यूस हीट विद और विदाउट फ्लेम। तो देखिएगा अब कंबस्टन की प्रक्रिया में जो होता है चीज़ें ग्लो कर सकती हैं यानी कि चमक सकती हैं, यानी कि जलेंगी तो स्वाभाविक सी बात है चमक उठेगी ही, ठीक। और प्रोड्यूस करेगी क्या, हीट। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये विदाउट फ्लेम भी हो सकती है, यानी कि आग लगना ही ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने लकड़ी जलाया, तो लकड़ी जलाए तो लकड़ी जलाओगे तो आप देखेंगे कि रोशनी भी होगी, साथ के साथ गर्मी भी पैदा होगी, तो ये भी एक कंबस्चन है अपने आप में, ठीक। लेकिन वहीं पे जब आप खाना खाते हैं तो खाना जो है आपके पेट में जाता है, पचता है और उसके बाद हर शरीर के सेल तक पहुंचता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वहां तक हमारे द्वारा खाया गया जो खाना है वो पहुंचता है। और जब हम ये हमारे सेल में ही पहुंचता है तो सेल जो है इस खाने का इस्तेमाल करता है ऑक्सीजन के साथ और परिणाम स्वरूप एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर गर्म रहता है और काम करने की उसको ऊर्जा मिलती है। अब आप सोचो, हम कंबस्टन को जलना मान लें तो हमारे शरीर में आग लग जाएगी, हमारे सेल के अंदर आग लग जाएगी। तो कंबस्टन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब जरूरी नहीं है कि वो जले ही जले, लेकिन हीट जरूर प्रोड्यूस करेगी। फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो फ्यूल होता है ये सॉलिड अवस्था है यानी कि आपके ठोस अवस्था में भी हो सकता है, लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में भी हो सकता है और गैस वाली अवस्था में भी हो सकता है। तो इनके एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि वुड जो है या कोल है वो सॉलिड अवस्था में होता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह लिक्विड अवस्था में होता है, सीएनजी एलपीजी वगैरह गैस की अवस्था में होता है। Then come combustion process required oxygen. Without oxygen, this process cannot take place. कि देखिएगा कंबस्टन की प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन के कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कंबस्टन हो रहा होगा तो ऑक्सीजन होगा यानी हवा वहाँ पर मौजूद होगी, बिना हवा के ये प्रोसीजर हो ही नहीं सकता। तो टू अंडरस्टैंड दिस वी कैन डू अ एन एक्सपेरिमेंट इन विच वी कैन यूज़ अ टम्बलर, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा सकते हैं। उसके लिए हमें एक टम्बलर चाहिए होगा, यानी कि एक कांच का ग्लास चाहिए होगा जिसके अंदर से हमें आर पार दिखे, एंड अ कैंडल चाहिए होगा, ठीक है, यानी एक मोमबत्ती जलती हुई चाहिए होगी, और साथ के साथ दो लकड़ी के ब्लॉक्स चाहिए, वुडन ब्लॉक्स चाहिए होंगे, ठीक।
तो पहले हम मोमबत्ती को जलाएंगे, स्टैंड पर रखेंगे और उसके साइड में क्या करेंगे, दो ब्लॉक्स रखेंगे और उसके ऊपर ग्लास को उल्टा रख देंगे। तो देखिए पहले पॉइंट में यही कह रहा है, व्हेन टम्बलर इज प्लेस्ड इन्वर्टेड ऑन टू ब्लॉक्स अबव कैंडल फ्लेम कैन बी सीन। तो देखिए कह रहा है कि आपका जो ग्लास है उसको आप उल्टा लकड़ी के दो टुकड़ों के ऊपर रख दें, और वो भी किसके, मोमबत्ती के ऊपर। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो हवा है इन लकड़ियों के साइड जो, क्योंकि ग्लास उठा हुआ है, नीचे से स्पेस है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर जो हवा है जाएगी, और हवा मिलने की वजह से जो आपकी मोमबत्ती है वो लगातार जलती रहेगी। लेकिन अगले स्टेप में क्या करें, वंस ब्लॉक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टार्ट फ्लेम स्टार्ट्स टू फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक। तो लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, ये ब्लॉक दोनों यहाँ से हटा देते हैं और ग्लास को नीचे टिका देते हैं, तो देखिएगा आपके फ्लेम को जो ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन है वही मिल पाता है, और लिटरली उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो फ्लेम होता है वो झिलमिलाना शुरू कर देता है और साथ के साथ धुआं छोड़ना शुरू कर देता है। और थर्ड स्टेज में जब हम पूरी तरीके से उसको दबा देते हैं हर तरफ से और बिल्कुल हवा अंदर नहीं जाने देते, तो फाइनली फ्लेम गोज ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और क्या होता है, अंत में जो आपका फ्लेम है, जो आग लगी हुई थी, जो लो थी, वो बुझ जाती है। तो देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये बता पाते हैं कि भाई जलने के लिए, किसी भी चीज़ के कंबस्चन के लिए, दहन के लिए एयर रिक्वायर्ड है, बिना एयर के कंबस्चन की प्रोसीजर नहीं हो सकती। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट शोज दैट फॉर कंबस्शन ऑफ एनी सब्सटेंस एयर इज नीडेड। तो देखिएगा हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हमें साफ साफ बता रहा है कि किसी भी चीज़ के कंबस्शन में, यानी किसी भी चीज़ के दहन के लिए हवा तो बेहद ज़रूरी चीज़ है, यानी बिना हवा के कंबस्शन की प्रक्रिया नहीं होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कैच फायर ऑन डिफरेंट टेम्परेचर। तो देखिएगा आप एक पेपर को जलाने की कोशिश करिए, ठीक है, और उसके बाद एक प्लास्टिक को जलाने की कोशिश करिए, फिर एक लकड़ी के टुकड़े को जलाने की कोशिश करिए, तो आप पाएंगे कि कुछ चीज़ें तो फट से आग पकड़ लेती हैं, तो वहीं पे कुछ चीज़ों को थोड़ा समय देना पड़ता है उसको जलाने के लिए। यानी कि अलग अलग वस्तुएं जो हैं अलग अलग टेम्परेचर पे ही क्या करती हैं, आग पकड़ती हैं, यानी उनमें आग लगती है। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो देखिएगा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ सकता है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिएगा वो सबसे कम तापमान, ठीक है, यानी कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई भी वस्तु क्या कर ले, आग पकड़ ले, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक, तो ये जो आग है उसका हम बहुत पुराने समयों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपके बुक में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। कि अगर हम बात करें हमारे मैच स्टिक की, तो यहाँ पे मैच स्टिक नहीं है, ये एक्चुअल में माचिस का तिल्ली नहीं है, ये मशाल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कि हम एक्चुअल में पहले मशालों को माचिस की तिल्ली की तरह इस्तेमाल किया करते थे चीज़ों को जलाने या जला के रखने के लिए, ठीक। तो आज से 5000 साल पहले से ही इंसान जो है वो मशाल जलाना सीख गया था। और करता क्या था, वो कैसे करता था ये काम, पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वाज यूज्ड एज मैच स्टिक। कि पाइन वुड की जो लकड़ियाँ थी, पाइन की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ज्वलनशील होती हैं, बहुत आसानी से जलती हैं, ठीक है, इवन गीली होती हैं तो भी आसानी से आग पकड़ लेती हैं। तो पाइन की जो लकड़ी है उसको सल्फर में डुबो करके उसके ऊपर चिंगारियाँ डाली जाती थी पत्थर को रगड़ करके, और ये फट से क्या कर लेता था, आग पकड़ लेता था और काफ़ी लंबे समय तक जलता था। तो पुराने लोग जो थे जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे तो इस तरह की मशालें लेके घुमा करते थे। मॉडर्न मैचस्टिक्स वर डेवलप्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो। लेकिन ये जो मॉडर्न मैचस्टिक जो कि आज की डेट में हम माचिस इस्तेमाल करते हैं या माचिस की तिलियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये आज से करीब 200 साल पहले ही इनका विकास हुआ था, इसको हमने ढूंढा था, बनाना सीखा था। हेड ऑफ मैचस्टिक इज मेड अप ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिएगा आपने माचिस की तीली देखी होगा, उसका सिर देखा होगा, ब्राउन या रेड कलर का एक केमिकल उसके ऊपर चिपका होता है, तो कुछ और नहीं है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है, जिसको कि पाइन की लकड़ी के छोटे छोटे तीलियों के ऊपर लगाया जाता है। When it is struck on rough surface, it catches fire due to the heat of friction। तो जब इसको किसी रफ एरिया पे रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि रगड़ खाने की वजह से हीट जनरेट होती है,
और ये फट से आग पकड़ लेता है। तो देखिएगा इस तरीके से माचिस की तिलियां बनाई जाती हैं आज की डेट में। Previously, white phosphorus was also used to make mastic head, but due to high risk of fire accident, it is not used in present time. तो देखिएगा पहले जो माचिस की तिलियां बनाई जाती थी, उसके अंदर आपके एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ वाइट फॉस्फोरस भी मिलाया जाता था। तो इस वजह से वो जल्दी से फट से आग पकड़ लेता था, यानी कि बहुत इजीली आग पकड़ लेता था। इवन प्लेन सरफेस पे भी आप उसको हल्का सा घिस देते तो फट से आग पकड़ लेता था। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंडीशन थी स्किन के ऊपर रगड़ खाते ही वो आग लग जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था, जिन कारखानों में मैस्टिक वगैरह करते थे लोग, उनमें आग वगैरह लगने का खतरा रहता था और ये आगे इतनी खतरनाक होती थी कि लोगों को बच के भागने तक का मौका नहीं मिलता था। तो इससे बचने के लिए समय के साथ साथ जो आपकी मैच स्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री है, उन्होंने वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल जो है वो धीरे धीरे बंद कर दिया। नाउ एक्सपेरिमेंट शोइंग डिफरेंट इग्निशन पॉइंट। तो देखिएगा हर वस्तु का इग्निशन पॉइंट अलग होता है, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग टेम्परेचर पे जलती है, अभी हमें पता है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, फोल्ड टू पेपर्स एज शोन इन फिगर एंड मेक कप। तो आपने क्या करना है, दो पेपर लेने हैं, उनको मोड़ करके इस तरीके से कप जैसा आकार दे देना है। ठीक, और उसको गम से अच्छे से चिपका लीजिएगा ताकि कहीं से भी लीकेज ना हो। देन हीट बोथ द पेपर कप सॉरी एंड फिल वन कप विद वाटर। तो उसमें से एक कप के अंदर आप क्या कर दें, थोड़ा सा पानी भर दें। ठीक, एंड हीट बोथ द पेपर कप विद द हेल्प ऑफ कैंडल। और मोमबत्ती लगा करके दोनों आप जो कप्स हैं उनको जलाने की कोशिश करिए, उनको गर्म करने की कोशिश करिए। द कप विदाउट वाटर कैचेस फायर एंड स्टार्ट टू बर्न, वाइल कप विद वाटर डज नॉट कैच फायर, इवन कीपिंग इट ऑन फायर फॉर लॉन्गर टाइम। तो देखिएगा जैसे ही बिना पानी वाला जो आपका कप है, जो कप बनाया है आपने पेपर से, वो आग के ऊपर रखा जाता है, वो तुरंत आग पकड़ लेता है और जल करके राख बन जाता है। वहीं पे जो दूसरा कप है जिसके अंदर आपने पानी भरा है, उसमें आग नहीं लगती है, यानी कि उसको आप काफ़ी देर तक रखे रखोगे तो पानी उबल जाएगा लेकिन आग नहीं लगेगी। ठीक, तो ये आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। दिस shows that water absorb the heat, so due to presence of water ignition temperature is not reached। तो देखिएगा हुआ क्या था यहाँ पे, कि जो पानी है, पानी पेपर के कांटेक्ट में था, और जैसे ही आग आपके पेपर के कांटेक्ट में आती है तो वो पूरी कोशिश करती है पेपर को जलाने की, लेकिन जो भी टेम्परेचर था आग का, वो पेपर से सीधा पानी में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि जो पानी था उसने वो सारी जो एनर्जी है वो खींच ली, यानी सारी गर्मी खींच ली, यानी पेपर को इतना गर्म वो होने ही नहीं दे रहा था जिससे कि पेपर में आग लग सके, यानी कि पेपर के इग्निशन टेम्परेचर तक पेपर को पहुंचने ही नहीं दे रहा था। वो सारी गर्मी को ऑब्जॉर्व कर रहा था पानी, और वो खुद गर्म हुए जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो कप है इसमें आग नहीं लग पाती है। तो देखिएगा एनी सब्सटेंस दैट हैज़ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड इजीली कैच फायर विथ फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो देखिएगा ऐसा कोई भी वस्तु जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि हल्की सी आग से ही वो फट से आग पकड़ लेता हो, एंड इजीली कैचेस फायर, वो बहुत आसानी से आग पकड़ लेता हो, विद फ्लेम, ज्वाला के साथ या लो के साथ, इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो और आसानी से उसमें आग लग जाती है, वो आपका इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। तो इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अल्कोहल। ठीक है, आजकल आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो जो सैनिटाइज़र है वो 60 to 90% अल्कोहल से ही बना है। तो अगर आप इसके आगे माचिस दिखाएंगे, फट से आग पकड़ लेगा ये, यानी कि आग को टच करने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही पकड़ लेगा। ये इतना इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। ठीक है, ऐसी एलपीजी गैस जो है, इसको भी आपको माचिस की तीली गैस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही आग को पकड़ लेता है। ऐसे ही जो पेट्रोल है, ये भी बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है, हल्की सी चिंगारी काफ़ी है इसमें आग लगने के लिए। तो देखिएगा अल्कोहल हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, और कुछ खास तरह के केमिकल्स होते हैं वो हाईली इन्फ्लेमेबल्स होते हैं। तो इनके इनके साथ जब भी हम काम करते हैं तो हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी तरह के फायर एक्सीडेंट्स ना हो।
ठीक। और इसके बाद बात करते हैं हम इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल ट्राई टू वाइंड अप this chapter till then. Bye, thank you.